तो बात करें इटियोलॉजी की, अल्कोहल का बहुत ज़्यादा इटियोलॉजी मतलब क्या क्या कारण होते हैं कोई इंसान की अल्कोहल की तरफ कैसे वो डिपेंडेंट पैटर्न पे पहुंच जाता है। ओकेजनल यूज से, शादी ब्याह फंक्शन के यूज से वो एक डिपेंडेंट पैटर्न पे कैसे पहुंच जाता है। एक सबसे बड़ा फैक्टर है फैमिली हिस्ट्री। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है अल्कोहल डिपेंडेंस की, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं आपके खुद के वल्नरेबल होते हैं अल्कोहल डिपेंडेंट होने। दूसरे फैक्टर्स, एनवायरमेंटल फैक्टर्स की बात करें तो स्ट्रेसेस, पीयर प्रेशर, एक्सपेरिमेंटेशन, तो ये सब कुछ कारण है। कुछ प्रीमॉब हमारे को एग्जिस्टिंग साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स, उसकी वजह से हम और वल्नरेबल होते जाते हैं अल्कोहल के लिए, अल्कोहल के लिमिटेड यूज से डिपेंडेंट पैटर्न पे पहुंचने में। अब अल्कोहल के साथ बहुत सारी और बीमारियां जुड़ी हुई हैं जिसे कहते हैं कोमॉर्बिडिटीज। अब कोई इंसान अगर एक चीज से डिपेंडेंट होने लगता है तो नेचुरल सी बात है कि बाकी जो सब्सटेंसेस होती हैं, बाकी जो एडिक्शंस होती हैं, इंसान उसकी तरफ भी प्रोन होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि बाकी नशों के अलावा कुछ साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स भी इनमें कॉमन मिलती हैं अल्कोहल वाले पेशेंट्स के साथ, जैसे कि डिप्रेशन, एंजाइटी फीचर्स, अदर मूड डिसऑर्डर्स, बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स एक्सेट्रा, है ना। ये सब डिसऑर्डर्स को हमें डील करना पड़ेगा जब हम अल्कोहल को डील कर रहे हैं। उसके साथ साथ अल्कोहल से जुड़ी न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस और फिजिकल हमारे सिस्टमिक कॉम्प्लिकेशंस को भी डील करना पड़ेगा। तो वो सब एक स्पेक्ट्रम का पार्ट होगा जब हम अल्कोहल डील करेंगे। तो हम सिर्फ अल्कोहल से नहीं डील कर रहे, अल्कोहल की प्रॉब्लम से नहीं डील कर रहे, हम हॉलिस्टिकली एक पूरी बॉडी और माइंड से डील कर रहे हैं। हम सिर्फ किसी की आदत नहीं छुड़वा रहे, हम उसकी माइंड या ब्रेन से रिलेटेड डिसऑर्डर्स या इलनेसेस और बॉडी की इलनेसेस को भी ट्रीट कर बात करते हैं। तो अब हम बात करते हैं जैसे इन प्रॉब्लम से फंसे लोग जो साइकियाट्रिस्ट के पास आते हैं, जनरली वो किस किस फॉर्म में हमारे पास आते हैं। हमने थोड़ी देर पहले जो 3 कैटेगरीज बताई थी कि अल्कोहल के डायरेक्ट इफेक्ट्स से रिलेटेड डिसऑर्डर्स, उनसे रिलेटेड बिहेवियर से रिलेटेड डिसऑर्डर्स और उनके परसिस्टेंट यूज से जो हमारी मेमोरी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, इन तीनों फॉर्म्स में पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि अगर पेशेंट अल्कोहल के इंटॉक्सिकेशन में हमारे पास आए, मतलब उसने अल्कोहल ली हुई है और वो हमारे पास आ रहा है, तो हम उसको कैसे पहचानेंगे। जैसे कि उसकी ब्रेथ से ही एक अल्कोहल की स्मेल आएगी, उसकी आईज रेड होंगी, उनके चेहरे में थोड़ी फ्लशिंग होएगी, वो थोड़े खुश या इरिटेबल होंगे, उनकी चाल में गड़बड़ लड़खड़ाहट होगी, उनकी बोल में स्लरिंग होगी। ठीक है, ऐसे केसेस को हम जल्दी ही पहचान लेते हैं कि शायद ये इंटॉक्सिकेशन में है या ये इंसान अल्कोहल के इंटॉक्सिकेशन में है। ठीक है, अब इनके सिवियर केसेस में इंटॉक्सिकेशन में इंसान को रेस्पिरेटरी डिप्रेशन तक हो जाता है, यानी कि जो हमने अभी बात की थी कि ज़्यादा अल्कोहल लेने से हमारे ब्रेन के रेस्पिरेटरी सेंटर पे इफेक्ट पड़ता है, तो उससे हमारी रेस्पिरेशन शैलो होने लगती है, हमें सांस लेने में डिफिकल्टी आने लगती है। ऐसे इंसान बहुत ज़्यादा प्रोन होते हैं जो इंटॉक्सिकेशन में होते हैं रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स से के। तो हमें बहुत कॉशियस रहना होता है कि ऐसे इंसान को कोई हेमेटोमा तो नहीं है, जैसे कि सब ड्यूरल हेमेटोमा, एपिड्यूरल हेमेटोमा, इंट्राक्रेनियल हेमरेज, ऐसी कोई चीज़ तो नहीं है। तो या इंटॉक्सिकेशन में, नशे में ही दौरा पड़ जाना, मतलब मिर्गी का दौरा पड़ जाना या सीजर का फिट का अटैक आ जाना बहुत कॉमन होता है। तो ऐसे इंसान के इंटॉक्सिकेशन के टाइम पे हमें मेडिकल आईसीयू में पेशेंट को एडमिट करके उसको
प्रॉपर ट्रीटमेंट और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस करानी चाहिए। और अगर हम इंटॉक्सिकेशन के अलावा और प्रेजेंटेशंस की बात करें तो इंसान विड्रॉल में हो सकता है। विड्रॉल का क्या मतलब है? इंसान ने कुछ दिनों से नशा या तो बहुत एकदम छोड़ दिया है या कम कर दिया है। ऐसे में इंसान जब हमारे पास आता है तो अक्सर मरीज हमारे को मिनिमाइज करता है कि कितनी अल्कोहल लेता है। तो हमें बहुत अच्छे से रैपो बना के पेशेंट से ज़रूर पूछना चाहिए कि जी आपका ड्रिंकिंग पैटर्न क्या है, क्या आपकी एवरेज डोज है, आपने आखिरी बार नशा कब किया था और कितना किया था। जितना आप स्पष्ट तरीके से हमें ये बात बताएंगे उतने ही ठीक तरीके से हम आपका इलाज और आपकी दवाई की डोजेज कर पाएंगे। ऐसे पेशेंट्स जब हमें प्रेजेंट करेंगे या तो इरिटेबल होंगे, एजिटेटेड होंगे, उन्हें तलब मच रही होगी, मतलब क्रेविंग हो रही होगी, नींद नहीं आ रही होगी, एंजाइटी हो रही होगी, नोजिया, वॉमिटिंग, ऐसी चीज़ों से प्रेजेंट करते हैं। कुछ लोगों की टेंडेंसी होती है और वो खुद भी बताते हैं कि जी पिछली बार जब मैंने नशा छोड़ा था तो मुझे दौरा पड़ गया था या मैं गफलत में चला गया था, मुझे कंपन भी होने लगी थी। तो इसे कहते हैं कॉम्प्लिकेटेड विड्रॉल। मतलब अल्कोहल विड्रॉल में कभी कभी सीजर्स होना या डिलीरियम, जिससे कंफ्यूजन की बात हमने अभी बात की कि हम गफलत में चले गए थे, उसे कहते हैं अल्कोहल विड्रॉल डिलीरियम या डिलीरियम ट्रेमेंस। ये एक कॉम्प्लिकेटेड विड्रॉल या डेंजरस विड्रॉल के कुछ लक्षण होते हैं जो विड्रॉल के टाइम पे पहले 3 से 7 दिन में बहुत ध्यान रखना पड़ता है हमें ऐसे मरीजों का। हेवी अल्कोहल यूजर्स होते हैं ऐसे में खासकर, तो उनको हमेशा हम प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में और एडमिट करके वॉच आउट रखते हैं, उनका वॉच रखते हैं कि इनको दौरा ना पड़ जाए या ये गफलत में ना चले जाएं। ऐसे लोगों को तो डेफिनेटली हम एडमिशन ही एडवाइस करते हैं। ठीक है। इसके अलावा जब हमने पेशेंट को या तो आउट पेशेंट में अगर बहुत ज़्यादा हैवी अल्कोहल नहीं है और वो मोटिवेटेड है क्विट करने के लिए, तो हम कभी कभी इनको आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में मतलब ओपीडी में भी इलाज कर लेते हैं। और जहाँ पे हमको खुद को खतरा है, जैसे कि सीजर आ जाएगा, डिलीरियम आ जाएगा, और या उनको मेडिसिन असिस्टेड विड्रॉल एडमिशन रह के करना है, तो हम उनको एडमिट करते हैं। बेसिक कुछ जांचें उनकी करते हैं जो हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि नशे की वजह से इतनी देर से ये नशा कर रहे हैं, इनकी बॉडी में जो चेंजेस आए होंगे वो हमें जांचने हैं। तो हम क्या क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हम खून की जांचों में एक चीज़ होती है कंप्लीट ब्लड प्रोफाइल, कंप्लीट ब्लड काउंट, वो करवाते हैं। हमें पता चलता है कि इससे ये पता चलता है कि बंदे को, हमारे मरीज को कोई अनीमिया तो नहीं है। अनीमिया से हमको क्या हमें बेसिकली चेक करना है, हमारे मरीज को न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज या विटामिन B12 या फोलिक एसिड डेफिशिएंसी तो नहीं हो रही है। तो उसमें मैक्रोसिटिक अनीमिया नाम की चीज़ होती है, वो हमारे को कंप्लीट ब्लड काउंट में या CBC काउंट में मिलती है। ठीक है। हमें वॉच आउट रखना होता है इन्फेक्शंस के लिए भी, क्योंकि ऐसे इंसान प्रोन होते हैं इन्फेक्शंस के लिए। इम्यूनिटी इनकी अल्कोहल, जो क्रॉनिक अल्कोहल यूज़ के होते हैं, उनकी कम होती है। ठीक है। उसके अलावा हम उनका बेसिक इलेक्ट्रोलाइट्स, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम चेक करते हैं। बेसिक यूरिन इन्फेक्शन रूल आउट करते हैं। ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करते हैं, ज़्यादा या बहुत कम तो नहीं हो गया है। लिवर फंक्शन टेस्ट जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं हमारे मरीज़ में, कि सब कुछ सारा लिवर से ही जब मेटाबोलाइज हो रहा है तो लिवर के फंक्शन कैसे हैं, उनके SGOT, SGPT, बिलीरुबिन लेवल्स, गामा GGT, ये बहुत स्पेसिफिक होता है हमारे मरीज़ों के लिए। और कंप्लीट ब्लड काउंट में MCV नाम की जांच बहुत स्पेसिफिक होती है अल्कोहल के लिए, कि अगर हमारा मरीज़ बीच में छोड़ चुका है और अब अगर हम ये जांच करवाएं, अगर उसकी MCV और गामा GGT बढ़ी हुई आए, तो हमें समझ लेना चाहिए, एक सॉफ्ट क्लू है हमारे लिए कि हमारा मरीज़ ने अल्कोहल की मात्रा दोबारा लेनी और बढ़ानी शुरू कर दी है। रीनल फंक्शन टेस्ट चेक करेंगे हम अपने पेशेंट का
ईसीजी करेंगे, चेस्ट एक्सरे करेंगे, सीटी स्कैन करेंगे कि कोई हेमाटोमा या हेमरेज तो नहीं हुआ है, कि नशे की हालत में इंसान का कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है तो उस चीज़ का जांच करेंगे। इसके अलावा हम बहुत सारे और जांच करेंगे, जैसे कि अल्ट्रासाउंड कि लिवर का स्टेटस क्या है, हमारे मरीज़ के लिवर का अभी स्टेटस क्या है। वायरल मार्कर्स टेस्ट करेंगे, जैसे कि हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, HIV, कोई और सब्सटेंस यूज़ है तो उसकी इंडिकेशंस है अगर कुछ तो उनसे रिलेटेड टेस्ट करेंगे। पहले कुछ 7 दिनों में तो हम कोमॉर्बिडिटीज़ या कोमॉर्बिड साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स पे नहीं ज़्यादा ध्यान देते, हम फिजिकल कॉम्प्लिकेशंस और एक्यूट विड्रॉल की ही बात करते हैं, क्योंकि उस टाइम पे इंसान वैसे ही इतना एजिटेटेड और एंग्शियस रहता है कि हमारे को उससे पहले की साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा पेशेंट डिस्प्ले ही नहीं कर पाता। तो इनिशियल मैनेजमेंट प्लान हमारा पेशेंट का डिटॉक्सिफाई करना ही होता है और मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस को रिजॉल्व करना होता है। अब मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं, अब कुछ चीज़ें बिना इन्वेस्टिगेशन से के पहले ही हमें पता चल जाती हैं कि अल्कोहल का असर बॉडी पे होने लगा है। जैसे कि इंसान का कंप्लेन कि मेरे खून की उल्टी आ रही है, मेरे को स्टूल में खून आ रहा है, या इंसान के पैंक्रियाटाइटिस जैसे साइंस हो जा रहे हैं, या पेट में पानी भरने जैसे चीज़ें दिख रही हैं। तो ये कॉम्प्लिकेशंस हमें कॉम्प्लिकेशंस में ही, फिजिकल कॉम्प्लिकेशंस में ही इंसान कभी कभी प्रेजेंट करता है ऐसे। और ये क्यों होता है, हमारा लिवर जब खराब होते होते अल्कोहल लेने की वजह से जब बिल्कुल एंड स्टेज में आने लगता है तो एक स्थिति उत्पन्न होती है हमारे लिवर में जिसे कहते हैं पोर्टल हाइपरटेंशन। उस वजह से ऐसे खून की उल्टियाँ और लेट्रिन में खून आना, पेट में पानी भर जाना जैसे लक्षण होते हैं, या पैंक्रियाटाइटिस, एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस होना, ये कुछ लक्षण कॉम्प्लिकेशंस की तरफ ही चले जाते हैं, जो कभी कभी मरीज इसी में ही हमारे को प्रेजेंट करता है। अब कुछ और लक्षण होते हैं अल्कोहल के जो हमारे बॉडी में दिखते हैं इंसान में, कि जब अल्कोहल से कुछ हमारे बॉडी में एस्ट्रोजन लेवल्स ज़्यादा हो जाते हैं तो मेल्स में मेल पैटर्न बॉल्डनेस, गंजापन आ जाना, या पामर रिदमा, यहाँ पे लाल सा कुछ आ जाना, या कॉन्ट्रैक्चर्स हो जाना, बॉडी पे लाल से कुछ निशान हो जाने, जैसे कहते हैं स्पाइडर नेवाई, ऐसी चीज़ें दिखने लगती हैं। या इस साइड जो कुछ हमारे पैरोटिड ग्लैंड्स होते हैं उसको स्वेलिंग हो जाना, ये कुछ लक्षण होते हैं हमारे मरीजों में जो हम एग्जामिनेशन में ऊपर से नीचे तक पहले ही देख चुके होते हैं कि हैं। सबसे खास कॉम्प्लिकेशंस हमारे अल्कोहल से हमारे मरीजों में होती है न्यूरोलॉजिकल, पेरिफेरल न्यूरोपैथी होते हैं हमारे पेशेंट्स में। हमारे को मरीज को हाथों को में और पैरों में, खासकर नीचे पैरों में और सिर्फ एंड के हाथों में टिंगलिंग या झंझनाहट, नंबनेस जैसी लगती है। तो ये एक अल्कोहल के क्रॉनिक यूज की कॉम्प्लिकेशन होती है न्यूरोलॉजिकल। तो ये चीज़ें जब हमारे मरीज में दिखने लगती हैं, हम खुद फिजिकली एग्जामिनेशन जब करते हैं मरीज को दिखने लगते हैं, तो हम और कॉशियस हो जाते हैं कि हम और क्या क्या स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन हमारे मरीज में करवाएं, अपार्ट फ्रॉम जो हम साइकेट्रिक हेल्प अपने मरीज को देंगे। इन सब मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस के लिए हम मेडिकल स्पेशलिस्ट के साथ जुड़ के कोऑर्डिनेट करके लाइजन में मरीज को हेल्प देते हैं। उसके अलावा हम मरीज को खूब फ्लूइड्स देते हैं इस टाइम पे।